नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर रिजवान कादरी, जो कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नॉमिनेटेड सदस्य हैं। आज इनका हमारे साथ रहने का एक मुख्य कारण है, जो कि आज तिलक पुण्यतिथि का अवसर है और कादरी साहब का तिलक जी पर गहरा अभ्यास है और इसी बारे में हम उनसे संवाद करेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कादरी साहब, आप तिलक जी पे इतना सारा संशोधन करने के लिए ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये कैसे आपको तिलक जी कैसे प्रभावित करे? आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पे श्रद्धा सुमन पेश करने का मुझे अवसर मिला। मैं इतिहास के अंदर वापस खो गया। आज सुबह में गिरगांव चौपाटी पे जहाँ उनकी समाधि है, वहाँ जब मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करने गया, तब मैं एक ऐसा माहौल महसूस करता था। एक वो दृश्य मैंने जैसे नज़रों से देखा। करीबन 8.5 लाख लोग लोकमान्य तिलक को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई धर्म का भेदभाव है। सभी लोग लोगों के मान्य लोगों ने उनको अपना लोक नेता चुने थे। वह स्वराज का महामंत्र देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। वो मानव मेहरामण मैंने आज ऐसा महसूस किया। मैंने गुजरात के पॉलिटिकल हिस्ट्री पे जब काम करना शुरू किया, तब मेरा संशोधन का मुख्य विषय तो गांधी सरदार थे। मगर गांधी सरदार को समझ ना हो तो लोकमान्य तिलक को समझे बिना गांधी और सरदार दोनों ही अधूरे हैं। जैसे कि आप देखें कि साउथ अफ्रीका का एजिटेशन के लिए गांधी जी जब आए, क्योंकि उनको रंगभेद का जो धक्का लगा, तो गांधी तो अचंभित हो गए। उनको लड़ना था, संघर्ष करना था, एक मूवमेंट करना था। तो सबसे पहले मिले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिले। तिलक जी ने उनको सांत्वना दी, उनको कहा कि मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और हमारे पूना में 2 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, 2 ग्रुप हैं। आप जाइए, गोखले जी को भी मिलिए, वे भी आपको समर्थन करेंगे। मेरा तो समर्थन है ही। और उसके बाद गांधी जी की पूना में अलग अलग जो मीटिंग्स हुई, उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी उपस्थित रहे। उन्होंने समर्थन किया। बल्कि 1901 में जब गांधी जी कलकत्ता अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में गए, तब उनको तिलक जी के साथ ही रहना हुआ था। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा में कई बार कई जगह पे लोकमान्य तिलक की बात लिखते हैं। मगर 1 अगस्त 1920 को जब लोकमान्य तिलक का देहावसान हुआ, तब उनके आखिरी लम्हों में महात्मा गांधी जी उपस्थित थे और उनका और बापू का, तिलक महाराज का और महात्मा गांधी का जो प्रेम था, जो मोहब्बत थी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। गांधी जी 1915 में जब लौटे तो स्पेशली तिलक महाराज उनसे मिलने के लिए भी आए थे। और गांधी जी को ही बीच में डाला गया था, क्योंकि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का जब डिवीज़न हुआ और मेन स्ट्रीम में वापस लाए। पर जब गुजराती में मैंने काम किया, तो मुझे अलग अलग मराठी साहित्य भी देखने का मौका मिला। तो मैं ढंग से समझ पाया कि गांधी, सरदार और तिलक, उनके बीच में क्या बॉन्डिंग था। ये तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इसमें पहले एक अभी गांधी और तिलक जब इकट्ठा बात होती है, तो कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली युग किसका रहा? तिलक युग रहा या गांधी युग रहा? दोनों का अपना वक्त अलग था, दोनों का अपना महत्व अलग था, दोनों के सामने अलग अलग चैलेंजेस थे। जैसे गांधी जी का आना हुआ, तब मेजर लीडर्स ऑलमोस्ट जा चुके थे और 1920 की साल में लोकमान्य तिलक भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने ही थे, वो तय था। पर वो नहीं बन पाए, उनका देहावसान हुआ और फिर उसके बाद
1920 के बाद गांधी जी के लिए कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग मेजर लीडर नहीं था, तो गांधी युग निर्माण हुआ। पर आज़ादी के संग्राम में जो द ग्रेट ट्रायल ऑफ तिलक, उन्होंने भगवत गीता में से स्वराज की व्याख्या बताई और पूरे आज़ादी के उस संग्राम को एक नई दिशा मिली, तो मैं मानता हूँ लोकमान्य तिलक का बहुत बड़ा योगदान है। पर उससे भी बड़ी बात, सार्वजनिक जीवन में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रवेश हुआ, तो मैं आपको एविडेंस के साथ कह सकता हूँ वो तिलक महाराज की प्रेरणा की वजह से। 1916 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अहमदाबाद आए, तब उनको लेने के लिए सुबह में 4:30-5 बजे 40,000 लोग स्टेशन पे बैठे थे। अगली शाम से लोग आके बैठे थे अपने उन महान नेता, अपने लोगों के नेता को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। और रेलवे स्टेशन पे वो ज़माने के रिवाज में ऐसा होता था कि बग्गी में देश नेताओं का इस्तकबाल होता था और लोग घोड़ों की जगह खुद ही बग्गी को खींचते थे। तिलक महाराज जब आए और उन्होंने साबरमती नदी के किनारे स्वराज का मंत्र जो दिया, और सरदार ने ये सोचा कि नहीं, मुझे भी अपना योगदान अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए देना होगा। और उसी के बाद वो बाई इलेक्शन में लड़े। पर अहमदाबाद के अंदर रानी विक्टोरिया का गार्डन है, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की याद में बना हुआ गार्डन, उसी के प्रवेश द्वार के सामने अगर किसी ने लोकमान्य तिलक की प्रतिमा रखने की हिम्मत की है, वो सिंह पुरुष सरदार पटेल ने की थी। और उस प्रतिमा का लोकार्पण स्वयं महात्मा गांधी ने किया है। अब देखें, स्वराज का महामंत्र देने वाले लोकमान्य की प्रतिमा ब्रिटिश राज में रानी विक्टोरिया के गार्डन में, और उस प्रतिमा के लिए सरदार ने अपनी पूरी पॉलिटिकल करियर को भी दांव पे लगा दिया था। और उस प्रतिमा का लोकार्पण करते हुए गांधी जी ने बहुत सच्ची बात कही कि ये तो निर्विवाद बात है कि म्युनिसिपालिटी में वल्लभभाई ना प्रवेश पछी एमा हिम्मत नो प्रवेश थयो। यानी अहमदाबाद म्युनिसिपालिटी में वल्लभभाई के आने के बाद एक हिम्मत का प्रवेश हुआ है, और लोकमान्य का ये प्रतिमा रखने की हिम्मत के लिए मैं म्युनिसिपालिटी को धन्यवाद देता हूँ। तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है, ये मंत्र, स्वराज का मंत्र देने वाले तिलक जी का वारस सरदार पटेल जी सही मायने में थे? हाँ, 100%। स्वराज को सुराज्य तक, आज़ादी के संग्राम को आज़ादी तक ले जाने का काम वो सरदार पटेल ने ज़रूर किया है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूँ, आपको लगेगा कि इरेशनल बात महादेव भाई जैसे लिखते हैं। वीर वल्लभ भाई नामक छोटी सी किताब के अंदर बारडोली सत्याग्रह के बाद फौरन ये पब्लिश हुई किताब है कि महादेव देसाई ने लिखी है। उसमें लिखते हैं कि अपने यहाँ कई महापुरुष पुनर्जन्म लेते हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक का पुनर्जन्म हुआ है वो सरदार पटेल के अंदर। और तिलक जी की जो वाणी है, तिलक जी के जो पंच है, वो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर दे, ऐसी जो उनकी जो भाषा थी, वो शैली थी, वो ताकत और मूछ। आप देखो, जैसे मैंने मेरी किताब के टाइटल में भी यही बताया है कि मूछ वाले सरदार, हम सरदार को मूछ वाले नहीं देखते। पीछे बैकग्राउंड में हमने लोकमान्य तिलक की तस्वीर रखी है। दोनों की साम्यता है, दोनों की साम्यता सिर्फ तस्वीर में नहीं है, उनकी वाणी के अंदर है, उनकी शैली में, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। और जिस तरह से बारडोली के सरदार, हालांकि गांधी जी ने सरदार का विरोध तो उनको 4 साल पहले दिया था सफाई अभियान में, जहाँ कचरा पट्टी ना सरदार होए, या मारे कशु करवा पड़ू ना हो। पर सरदार का मतलब है लीडर, आगेवान, मोभी, लीड करने वाला, सरदारी देने वाला। पर किसानों को जिस तरह से सरदार ने जोड़ा, और वही भाषा जो लोकमान्य तिलक ने अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने वक्तव्य और अपने राइटअप के माध्यम से आज़ादी के संग्राम को एक नई दिशा दी थी, वो महत्वपूर्ण है। जैसे गांधी जी ने और तिलक के बीच के अंदर क्या साम्यता थी, क्या विविधता थी, थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस दोनों चीज़ें हम लोग यदि डिस्कस करना चाहे तो आप एज अ रिसर्चर आप तिलक जी के प्लस और माइनस और गांधी जी के प्लस और माइनस कैसे कंपेयर, तुलना कैसे करोगे?
तुलना करना बहुत मुश्किल है। दोनों का अपना वक्त था, अपने सामने अलग अलग चैलेंजेस थे, मगर दोनों के बीच में, जैसे गांधी जी के लिए उन्होंने लिखा, साफ लिखा है कि ये पक्का मिशनरी है, इन्हें एक मिशन के लिए डेडिकेटेड है, भले हमारे साथ नहीं है पर इससे कभी भी देश का अहित नहीं होगा, ये राष्ट्र के लिए समर्पित है, समाज के लिए, लोगों के लिए समर्पित है। और एक किताब का गांधी जी के बारे में मराठी में जो किताब 1917 में शायद पब्लिश हुआ था, इसमें जिक्र है, उसकी प्रस्तावना भी स्वयं तिलक जी ने लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ढूंढने का कोशिश किया और मुझे केसरी मराठा पढ़ने का मौका भी मिला, मगर गुजरात के साथ तिलक का क्या कनेक्शन था वो मुझे बहुत पढ़ने का मज़ा आया, काम करने का भी मज़ा आया। जैसे 1894 में लोकमान्य तिलक अहमदाबाद पहली बार आए थे, तो अहमदाबाद में आना, अहमदाबाद के लोगों से मिलना, पर हमारे गुजरात के एक बहुत बड़े कवि हैं दलपत राम। अगर 19th सेंचुरी के गुजरात को जानना समझना है तो आपको कवि दलपत राम का साहित्य देखना होगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, उससे पहले भी 1894 में कविश्वर दलपत राम ने भी नमक सत्याग्रह किया। अच्छा, तो पहला नमक का सत्याग्रह कवि दलपत राम जी पे। और उससे पहले 1844 में भी सूरत में नमक सत्याग्रह हो चुका था। यानी इतिहास में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो छुपी है और छुपाई गई है। नहीं, छुपाई तो नहीं गई या हमको पता नहीं है, पता नहीं। मगर कविश्वर दलपत राम जब 4 साल बाद 1898 में उनका देहावसान हुआ तो तिलक जी ने उनको श्रद्धांजलि दी थी। यानी भाषा उसका कोई माध्यम नहीं था, उन्होंने गुजराती में वैलिडिक्टरी सेशन में कविता ही गाई थी, पर तिलक जी कहते हैं कि मैंने दलपत राम के अंतर बोल जो सुने थे, समझे थे, वो फील करे थे, वो मैं आज उनको सच्चे दिल के साथ अपनी भावांजलि शब्दों के माध्यम से अंजलि देता हूँ। मगर 1908 में लोकमान्य तिलक, उनका 53वां जन्मदिन था, 23 जुलाई 1908 के दिन अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट करे गए थे। तो आज भी जो तिलक खोली है, तिलक सेल है साबरमती सेंट्रल जेल में, वहां पर आपको स्वराज का नाद गूंजता दिखेगा, आप फील कर सकेंगे, क्योंकि वहां से ब्रह्मदेश मांडले उनको ले जाया गया था। लोकमान्य तिलक ऐसे कैसे नेता थे कि ब्रिटिश सरकार उनसे डरती थी। उनको, उनके सामने मुकदमा तो मुंबई की कोर्ट में चला था, हाई कोर्ट में चला था, मगर उनको स्पेशल ट्रेन, 2 डब्बे का ट्रेन में अहमदाबाद की जेल में शिफ्ट किया गया, किसी को पता नहीं है। और वो पीरियड नवरात्रि का पीरियड था। तो नवरात्रि के गरबों के अंदर भी, गुजराती साहित्य के अंदर, गुजराती लोकगीतों में, गुजराती गरबों में भी आपको लोकमान्य तिलक कैसे देखने को मिलते हैं। पर उससे 1 साल पहले सूरत के अंदर 1907 में सूरत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान की राजनीति में इतना रोमांचक इससे पहले कोई अधिवेशन हुआ नहीं है, मेरे पढ़ने में तो आज तक ऐसा नहीं आया। तो तिलक अपने साथियों के साथ आए, तो गुजरात में भी उनके काफी सारे समर्थक थे, पर 1917 में गोधरा में फर्स्ट गुजरात की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तिलक महाराज 10-1 मिनट लेट आए, तो गांधी जी ने कहा हमारा स्वराज 10 मिनट लेट आएगा चलेगा नहीं, पर उनको कहा कि गुजरात की ये पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, या तो आप गुजराती में बोलें या अपनी मातृभाषा में बोलें। अच्छा। तो तिलक महाराज ने 1917 में मातृभाषा में पूरा वक्तव्य दिया, पर 1916 में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने जो स्वराज की बात करी, स्वराज क्या है और लोग कैसे इस स्वराज को लाने के अंदर अपना योगदान देंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं मानता हूँ सरदार की ज़िंदगी में लोकमान्य से मिलना वो एक टर्निंग पॉइंट था, और वो टर्निंग पॉइंट हमको बैरिस्टर वल्लभ भाई में से देश के सरदार मिले। आपसे हमें तिलक जी के बारे में अनकही अनसुनी बातें जाननी है। अभी मुंबई में तिलक जी की जो समाधि है गिरगांव चौपाटी में, उसके बाजू में और एक समाधि है, वो किनकी और क्यों है, वहाँ ही क्यों है, इसका एक अलग इतिहास है जो आप हमें बताएंगे। ज़रूर से। उनके बगल के अंदर विट्ठल भाई पटेल जो सरदार के बड़े भाई थे,
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, उनकी प्रतिमा है। लोकमान्य तिलक और विट्ठल भाई के बीच में जो मोहब्बत थी, जो दोस्ती थी, मैं मानता हूँ सगे भाइयों से भी ज़्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने अपने मरने से पहले एक वसीयत की थी कि जब भी देश आज़ाद हो, 10 बरस बाद हो, 20 बरस बाद हो, मेरे पार्थिव देह को आप मम्मी बना के रखना, एज इट इज़ रखना, और मुझे मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे भ्राता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की समाधि के बाजू में ही मेरा अग्नि संस्कार करना। ब्रिटिश सरकार कभी नहीं चाहती थी कि जो 1920 में लोक समूह लोकमान्य को अंजलि देने 8.5 लाख से भी ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम पे मुंबई की बस्ती करीबन 21-22 लाख थी। आप सोचो, आधे से ज़्यादा लोग उनको अंजलि देने के लिए आए थे। तो विट्ठल भाई के वक्त में भी ऐसा माहौल न हो तो उनको परमिशन नहीं दिया गया और उनको सोनापुर स्मशान गृह में उनका अग्नि संस्कार किया गया। इसी वजह से वो दो दोस्तों की, वो दो हिंदुस्तान की राजनीति आज़ादी के संग्राम के महानायकों की याद में लोकमान्य तिलक की प्रतिमा के बगल में ही विट्ठल भाई पटेल की ये प्रतिमा है, क्योंकि उनकी इच्छा भी उनका देह वहीं अपने दोस्त की समाधि के बाजू में पंच महाभूत में विलीन हो, ऐसी उनकी महत्ता थी। स्वातंत्र संग्राम में तिलक जी की भूमिका जहाल थी, जो कि आगे स्वतंत्र वीर सावरकर और जैसे क्रांतिकारकों ने वो प्रेरणा आगे बढ़ाई थी। तिलक जी का क्रांतिकारकों के बारे में एक समर्थन था और बाकी आगे कांग्रेस की नीति जो है वो बदली क्रांतिकारकों के बारे में। ये जो बदलाव है, इसके तरफ आप कैसे देखते हैं एज अ रिसर्चर? ये बदलाव जो आया वो गांधी जी के आने के बाद चेंज हुआ, और तिलक जी भी डेमोक्रेटिक वे से ही पूरे उनका वो रहता था, अप्रोच रहता था। जैसे 1907 के अंदर भी आप देखें, सूरत कांग्रेस के अंदर भी वो कोई ताकत के जोर के ऊपर वो नहीं था, पर पूरा डेमोक्रेटिक। सूरत कांग्रेस का भी आज मैं मानता हूँ इतने साल बाद भी री इवैल्यूएशन होना चाहिए। कई सारी चीज़ें सूरत कांग्रेस रिलेटेड जो है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ऐसी फाइल हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आज भी सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, या संशोधकों से वो वंचित रहते हैं, या उनको देखने नहीं दिया जाता है। वो सारी चीज़ें भी अगर सार्वजनिक की जाती है तो सूरत कांग्रेस के बारे में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नए आउटपुट मिलेगा। और सूरत क्या कारण हो सकते हैं कि ये सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वो तो जो लोग नहीं करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई अब 100 साल हो गए, अब क्यों अभी तक भी चीज़ें ये नहीं होती। सूरत के अंदर भी लोकमान्य के काफ़ी सारे समर्थक थे, जैसे दादा साहब खापरडे हैं, तो वो तो गुजरात से सीधे कनेक्टेड है। गुजरात के कवि नर्मद के दोस्त थे, एल्फिंस्टन कॉलेज में वो लोग साथ पढ़ते थे। और उसी तरह गुजरात में भी लोकमान्य को चाहने वाले कई सारे, जैसे उनको 1908 में जब ब्रह्मदेश मांडले भेजा गया तो वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। श्रीमद् भगवद गीता पे उन्होंने जो एक गीता रहस्य संशोधित ग्रंथ लिखा, गीता रहस्य, और उसी में से उन्होंने स्वराज का ये मंत्र दिया है। तो 1915 में ये ग्रंथ मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। फौरन ही आप देखें 2 साल के अंदर इतना बड़ा 1000 पन्नों का करीब का ग्रंथ गुजराती में भी हुआ, और गुजराती में तो अनगिनत उसकी एडिशंस हुई है। मैं मानता हूँ अगर भगवत गीता को ध्यान से समझना है, अच्छी तरह से समझना है, तो एक बार पहले लोकमान्य के इस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी। अभी आपने बताया कि रिसर्च के बारे में हम बहुत पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ें दबा के रखे हैं, खुले नहीं कर रहे। हमने सुना कि आप तो कबाड़ में से रिसर्च ढूंढ के लाते हैं, तो वो क्या कैसे होता है आप? मुझे पहले से बचपन से ही कबाड़ में हर जगह जाता हूँ। जैसे आपके यहाँ आज मुंबई में हूँ तो आज तो वक्त नहीं है, कल अगर वक्त मिलेगा तो यहाँ कहाँ का कबाड़ है, कहाँ का पुरानी किताब वाले बैठते हैं, जो रोड पे बैठते हैं वो नहीं, उसके अलावा कौन कहाँ बैठता है मुझे पता होता है। तो अहमदाबाद की बहुत पुरानी गुजरी बाज़ार है, 600 साल का अपना एक इतिहास है, तो उसका मैं रेगुलर विजिटर हूँ। तो वहाँ पर मुझे एक ऐसी नायाब चीज़ मिली। मेरे पास जो भी कलेक्शन है, मेरे पास बहुत बड़ा सरदार पटेल का भी ओरिजिनल कलेक्शन है। तो उसमें टाउन प्लानिंग स्कीम सरदार ने जो इंट्रोड्यूस की
उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट जिसमें सरदार पटेल के स्वयं के हस्ताक्षर हैं, वो मुझे कबाड़ में से मिला। और कबाड़ वाला जो बंदा है उसको भी पता है कि ये सरदार की ओरिजिनल साइन है, तो उसने मुझसे टोकन सिर्फ 101 रुपये लिए, सिर्फ टोकन। मगर 12 मार्च जब हमारा देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तब मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने छगन यादव के उन चित्रों को देखा। जो छगन यादव एक अनुसूचित जाति के बच्चा था, उसको गांधी जी ने अपने गले लगाया, बापू ने गले लगाया, उसकी पहचान छगनलाल की। और गांधी जी ने उसकी शक्तियों को परखते हुए उनको विद्यापीठ में काम दिया और कनू देसाई के पास ट्रेनिंग दिलाई। और उसके बाद उन्होंने कला गुरु रविशंकर रावल के पास उनको एकदम शास्त्रीय तालीम दिलाई ड्राइंग की, और कई कई बाद में गए। तो छगन यादव ड्यूरिंग डांडी मार्च गांधी जी के साथ आगे पीछे चलते थे, और उन्होंने 6 जगह गांधी जी के स्केचेस बनाए थे, लाइव स्केच बनाए थे। गांधी जी के साथ अलग अलग शिविर में भी रहे थे, और जेल में भी गांधी जी के साथ 2 बार गए थे। वो ड्राइंग बुक मुझे अहमदाबाद के ये संडे मार्केट में से मिली है, अनसीन ड्राइंग्स ऑफ डांडी मार्च। उस चित्रपोथी की खूबी यह है कि उसमें गांधी जी के 3 हस्ताक्षर हैं, पर बहुत बड़े बड़े हमारे नेशनल लीडर्स जिन जिन की उन्होंने स्केचेस बनाए, करीबन 72 स्केचेस हैं। और ये इस तरह से आज़ादी का संग्राम का पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन ये पहली बार इस तरह से मुझे मिला, और वो भी कबाड़ में से। ऐसे तो मेरे पास नायाब इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ। काका साहब कालेलकर, जिन्होंने महाराष्ट्र के होने के बावजूद गुजराती साहित्य को जो अपनी सेवा दी है, गुजराती साहित्य और ख़ास करके प्रवास साहित्य, वो काका साहब कालेलकर के 61 ओरिजिनल लेटर्स भी मुझे कबाड़ में से मिले। गांधी जी के भी बहुत सारे लेटर्स मिले हैं। ऐसा बहुत सारा कलेक्शन मुझे कबाड़ में से मिलता है। जहाँ भी जाता हूँ कबाड़ ढूंढता रहता हूँ। भावनगर गया, कार पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, अचानक एक कबाड़ वाला दिख गया, और उसके पास करीबन 150 साल पुराना स्वामीनारायण संप्रदाय का एक स्क्रोल दिखा। तो उसने सिर्फ 50 रुपीज़ में दिया, जिसकी वैल्यू आप पैसों से नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद कादरी सर, आप आए। हिंदुस्तान पोस्ट में आपने इतनी बहुत अच्छी जानकारी दी, और कबाड़ में से इतिहास ढूंढने वाले रिसर्चर। और इसके सिवा अभी जैसे डॉक्टर कादरी जैसे रिसर्चर जब तक अपने साथ रहेंगे, अपना सच्चा इतिहास हमेशा सामने आते रहेगा। धन्यवाद।